देखिए, आप निरंतर व्याकरण पोर्शन पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पढ़ने का अर्थ तभी होगा जब पीछे की चीज़ें हमें समझ में आती रहेंगी या पीछे की चीज़ों को हम दोहराते रहें। व्याकरण एक ऐसा पोर्शन होता है कि पढ़ते समय, समझते समय तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन अगर उसका अभ्यास नहीं हम करते हैं तो वह हमें फिर उतनी ही तेजी से भूल जाता है जिस तरह से बाढ़ का पानी बहुत तेजी से सड़क पर चढ़ता है और बाढ़ जब वापस होती है तो बहुत तेजी से चला जाता है। इस नाते इतना लिख करके आपके सामने बताने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि आप भी इसका नोट बनाएं और नोट बना करके इसे हर दिन अपने टाइम टेबल में सम्मिलित करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम अगले एक नए अध्याय या नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समास। समास शब्द देखा आपने, लिखा होगा ऊपर, हमने दूसरी लाइन में लिखा है सम धन अस। अगर इसे आप दो शब्द, सम उपसर्ग शब्द है, अस धातु है। अगर इसमें हम देखें तो दोनों, ये माँ में जो है ये अ है और ये भी अ है, तो दीर्घ शब्द के अनुसार ये दोनों अ मिलकर के आ हो गया और इस तरह से ये समास शब्द बना है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सम उपसर्ग है, अस धातु है, अस माने होना, और दोनों दीर्घ संधि के नियम के अंतर्गत मिलकर के समास शब्द की रचना करते हैं। समास का अर्थ होता है दो या तीन शब्दों को एक शब्द के रूप में रखना। जैसे 100 साल का हिंदी में आप कहते हैं 100 साल का समय। अब एक वाक्य है 100 साल का समय, तो इसे आपने एक शब्द में कर दिया शताब्दी। 100 वर्षों का समय शताब्दी। उसी प्रकार से समास है दो या दो से अधिक पदों के किसी नियम विशेष के आधार पर, या नहीं कि हम जैसे चाहें, उसमें नियम होता है, उस नियम के आधार पर अगर हम उसे मिला देते हैं तो वह जो है समास के रूप में पारित हो जाता है। इस प्रकार से समास की संरचना होती है। समास को व्याकरण में या संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में इसलिए सम्मिलित किया गया है कि इसके द्वारा बड़े वाक्यों को छोटा बना करके हम कह सकें और लिख सकें। यही समास और समास का उपयोग होता है। यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इसमें तीन प्रमुख चीजें हैं, सामासिक पद या समास विग्रह और समास के भेद। तीन शब्द हैं, समासिक पद, समास विग्रह और समास के भेद। आज इन्हीं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। सामासिक पद वह होता है जब, जैसे हमने एक उदाहरण आपके सामने दिया कि 100 साल का समय उसे शताब्दी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह पूरा जो व्याकरण से 100 साल का समय, ये 100 साल का समय जो शताब्दी के रूप में बदल गया, यही सामासिक पद हुआ। अर्थात व्याकरणिक दृष्टि से संक्षिप्त रूप जो कहा जाता है या लिखा जाता है वह सामासिक पद कहलाता है। लिखा गया है समास के नियमों से मिले हुए शब्द समूह की सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। इसको दो भाषा में सामासिक पद भी कहते हैं या समस्त माने पूरा पद कहते हैं। अब समास विग्रह, जो सामासिक पद होता है उसको आपने पढ़ा होगा शब्द रूप, धातु रूप या कारक चिन्ह, उसके आधार पर उसका विग्रह किया जाता है। अब जैसे एक बात आपको हम यहाँ बता दें, कभी भी आप देख लीजिएगा, आप भी देख सकते हैं, एक पेज हिंदी रख करके हिंदी का लेख रखिए, एक पेज संस्कृत का लेख रखिए, तो हिंदी का जो लेख रखेंगे उसमें अगर एक वाक्य लिखा गया होगा, दो वाक्य, चार वाक्य, एक पैराग्राफ, एक पेज, तो उसमें ने, को, से, द्वारा, के, लिए, में, पर से अलग तमाम ऐसे
सहायक क्रियाएं होंगी या सहायक होंगे जिनके द्वारा जोड़ करके वाक्य हम बनाते हैं। बालक ने खाया, लेकिन संस्कृत में हम ये नहीं करते हैं। कहीं भी आपको संस्कृत में ये चिन्ह स्पष्ट नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो शब्दों के साथ ही लिप्त होते हैं। जैसे बालक ने खाया तो बालका खादत, खा रहा है, खादत, बालक ने खाया, बालका अखादत, बालक ने खाया। तो अब जो बालक ने खाया, यहाँ पर ने का लुप्त हो गया, ने लुप्त हो गया, तो इस नाते यह सामासिक पद हो गया। और जब उसी को हमने लिख दिया बालका, बालक ने खाया, तो ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। उदाहरण के लिए हमने यहाँ जैसे दिया है राजपुरुष, ये सामासिक पद है, ये सामासिक पद है। लेकिन इसी का जब हमने विभक्ति में बना दिया राजपुरुष, राजा का पुरुष द्वितीय हो गया, तो ऐसे में यह समास विग्रह हो गया। तो सामासिक पद जो होता है वह पूरा एक संक्षिप्त शब्द होता है, और जिस संक्षिप्त शब्द को हम फिर विस्तार से कर देते हैं, उनके चिन्ह के अनुसार कर देते हैं, तो वो समास विग्रह कहलाता है। अब यहाँ समास के भेद आपने हिंदी में भी पढ़ा है, संस्कृत में भी वही है। जैसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अब इसका अर्थ होता है, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहे हैं, जिसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव, पूर्व पद। अब जैसे संधि में दो पद होते थे, उसी तरह से इसमें भी होता है पूर्व पद और उत्तर पद, या उसे कह सकते हैं पहला या दूसरा, प्रथम या दूसरा। तो पूर्व पद का अर्थ हुआ यहाँ पहला पद। अगर कोई शब्द ऐसा हो जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, वह अव्ययी भाव समास होगा। अब पूर्व पद कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ उदाहरण आपको दिया गया है, इसमें अवयव, अवयव का यहाँ एक शब्द और समझिए। शब्द की रचना तीन प्रकार की होती है, अवयव, यौगिक और मिश्रित। अवयव शब्द वो शब्द कहे जाते हैं जो एक वचन में, दो वचन में, बहुवचन में सभी जगह वो बराबर स्थिति में रहते हैं। वो नहीं, उनका रूप नहीं बदलता है कि एक वचन के साथ वो प्रयुक्त होंगे, दो वचन के साथ बहुवचन, उनका वचन नहीं बनाया जा सकता। ऐसे शब्द अवयव पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज, अब जैसे हम आज जाएंगे, यह वाक्य बोला सही है, हम दोनों आज जाएंगे, तो हम दोनों आवाम हो जाएगा, लेकिन आज को बहुवचन द्विवचन नहीं होगा। या हम लोग आज जाएंगे, तो आज शब्द है जिसके लिए संस्कृत में अद्य प्रयोग किया जाता है, हिंदी में आज शब्द प्रयोग किया जाता है, वह मूल रूप में उसमें वचन में परिवर्तन नहीं होता है और मूल ही रूप में रहता है। ऐसे शब्दों को हम अवयव शब्द कहते हैं। इसी नाते इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास, अब इसमें ठीक उसका विपरीत है। अगर इसमें पहला पद प्रधान है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों में परिभाषाएं बस थोड़ी सी ध्यान देने की है कि इसमें एक शब्द पर पहला शब्द प्रधान है, पूर्व है, तो दूसरे में उत्तर पद प्रधान होता है। उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। यह समास आपको सभी विभक्तियों में जो चिन्ह है उनको हम आगे चर्चा करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का मतलब होता है कि इसमें भी दो पद है। पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और पूर्व पद विशेष होता है। विशेष और विशेषण आप जानते होंगे, किसी चीज के विशेष वस्तु के बाद, जैसे लाल कपड़ा, कपड़ा की विशेषता बताई गई कि लाल है, तो यह विशेषण हो गया, और विशेष उसमें कपड़ा हो गया। तो इस तरह से यह कर्मधारय समास है, जिसके पूर्व पद पहला पद विशेष होता है और विशेषण होता है लाल,
कपड़ा, लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया, कपड़ा जो है विशेष हो गया। काला बंदर, काला क्या हो गया, विशेषण हो गया और बंदर विशेष हो गया। तो इस तरह से यह कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक से मतलब गिनती, उसमें 1 2 3 4 5 में गिनती का अंश मिलता है, गिनती आई हुई है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। पूर्व पद, पहला पद, जैसे यहाँ उदाहरण आपको लिखा गया है पंचगवम, 5 गांवों का समूह, या चतुरानन, नवरत्न, ये दशानन, तो जिनमें ये गिनतियां होती हैं, संख्याएं होती हैं, वह पहले पद में वह संख्या पूर्व द्विगु समास कहे जाते हैं। बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि, कोई अन्य माने दूसरा, इसमें पहला पद दे दिया द्विगु में संख्या पूर्व द्विगु, और इसमें कह दिया कि उसमें से अन्य पदार्थ प्रधान, कोई भी पदार्थ प्रधान होता है, कोई भी शब्द प्रधान होता है, उससे अभिव्यक्त की जाती है, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। और द्वंद्व समास या समास उभय पद प्रधान, माने उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान माने दोनों समानता रखते हैं, दोनों बराबरी के होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चांद सूरज, अर्थात इसको च से अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 समास है। इन समासों की हमने आपको एक एक लाइन की परिभाषा बता दिया, जो दिमाग में या मन में केंद्रित करके रखा जाए तो इसके आधार पर हम समास पहचान सकते हैं। अब विशेष करके हम यहाँ पर हाई स्कूल में वर्तमान समय में 3 समास हैं, लेकिन आज 2 समासों की हम उदाहरण के द्वारा चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे इसमें हमने पहला थोड़ा सा बताया अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान, पूर्व माने पहला पद, पहला पद जो प्रधान हो, समस्त पद के पूर्व पद में अवयव हो, और वह कैसा शब्द हो, अवयव। अवयव की हमने व्याख्या किया कि वे शब्द जिसके वचन नहीं बदले जा सकते हैं, वो एक ही वचन में, एक वचन नहीं, वो एक ही रूप में हर जगह स्थित रहते हैं, वो वचनों के साथ नहीं बदले जाते हैं, ऐसे अवयव शब्द कहे जाते हैं। उस तरह से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, अवयव, यौगिक और मिश्रित। अवयव शब्द वो होते हैं जो जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। यौगिक शब्द शब्दों को मिलाकर के नए शब्दों की संरचना कर दी जाती है, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और मिश्रित शब्द आपको उनसे समझ में ही आ रहा होगा, शब्द से जो मिश्रित द्वारा कई शब्दों को या संधि बना करके जिस भी तरह से ऐसे शब्दों की रचना कर देते हैं। तो यहाँ आपको मूल अवयव, अवयव का ध्यान देना है। अवयव के साथ किसी अन्य पद का समास किया जाए तो उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको परिभाषा यहीं से पूर्व पद प्रधान, और उसमें और क्लियर हो गया कि पूर्व पद जो होता है अवयव होता है, अवयव होने के कारण वह उसी रूप में रहता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर 3 चीजें हमें दिया है। समस्त पद, जिसे आपने पढ़ा है अभी, सामासिक पद कहते हैं, समास विग्रह, और आपको थोड़ी सरलता से समझ में आ जाए इस नाते चिन्ह के आधार पर हमने इसका हिंदी अनुवाद भी करने का प्रयास किया है। यथा, अब जैसे यथा शब्द अवयव है, इसलिए अवयव है कि तुम लोग यथाशक्ति दान दो। तुम लोग बहुवचन हो गया, लेकिन यथा उसी रूप में पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, पूर्व पद माने पहला पद क्या है, प्रधान है, यथाशक्ति। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनित्यम, यथा माने हिंदी में आप जाएंगे तो अनुरूप, या जैसा आप हैं उस परिस्थिति के अनुसार। शक्ति माने ताकत, तो शक्ति माने ये शक्ति है, तो ये द्वितीय विभक्ति हो गया शक्ति। अनित्यमस्य, अपने
योग्यता या क्रम के अनुसार, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा शक्ति के अनुसार या शक्ति की ताकत योग्यता के भर। तो इस तरह से यथाशक्ति अगर है तो यह अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति अनुकृतम, शक्ति के अनुसार। वहीं प्रतिदिनम, प्रति जो शब्द है यह अवयव है। दिनम दिनम, दिनम दिनम प्रति, हर एक दिन। दिनम दिनम माने हर एक दिन, प्रतिदिन। इसको आप जो हिंदी में कह सकते हैं प्रतिदिन, और यह प्रतिदिन शब्द है, ये विग्रह में बड़ा हो गया। दिनम दिनम प्रति माने हर एक एक दिन, दिनम दिनम हर एक, प्रति माने दिन, दिन माने प्रति एक, एक प्रतिदिन। प्रत्यक्षम, अब अक्ष जो है यहाँ आंख का है, अक्ष माने होता है आंख। अक्षम, अक्षम प्रति, प्रत्यक्षम बोलते हैं ना कि प्रत्यक्षम की प्रमाणम, तो प्रत्यक्षम माने अक्षम माने आंख, अक्षम अक्षम प्रति, आंख के सामने जो, अब इसका विग्रह हो गया संस्कृत में अक्षम अक्षम प्रति, आंख के सामने, अर्थात ये भी विग्रह की श्रेणी में आएगा और ये भी विग्रह की श्रेणी में आएगा, और ये सामासिक पद है। प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति, आंख के सामने सामने। प्रत्येकम प्रति, एकम एकम प्रति, ठीक इसी तरह का उदाहरण है। एकम एकम प्रति, प्रति एकम। अति हिमम, हिमस्य अत्यंत, अत्यंत माने जिसका नुकसान हो, क्षय हो, तो अति हिमम, हिमस्य अत्यंत, हिम का नाश। अधि माने में होता है हरि, अधि हरि, हरप्रीति, हरि में माने भगवान में जो हो, सहरि, सहरि माने स माने सादृश्य, सामने सद, और हरि माने भगवान, हरे सादृश्य, हरे माने दिखाई देता हो या सामने हो, सादृश्यम हरि के सादृश्य। तो इस तरह से अव्ययी भाव का समास है। आपके किताब में और अनेक उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को करते रहना और फिर आगे की तरफ बढ़ते रहना। अब यहाँ पर एक समास हमने लिखा है द्विगु समास। हमने हाई स्कूल के स्तर से यह कोशिश किया है कि हाई स्कूल का एक समास और शेष है, उसे हमने वीडियो में डाल देंगे और फिर उसके बाद कक्षा 9 का डाल देंगे। लेकिन समास सबको कक्षा 9, 10 या किसी भी, सभी लोगों को जानना चाहिए। इतना तो मूलतः जो हमने बताया ये सबके लिए है। कक्षा 6 से 5 से ही प्रारंभ होकर के ये 8 तक के लिए बड़ा प्रभावी है। इसको इतना सबको जानना चाहिए, इनके उत्पत्ति, विग्रह और प्रकार। अब द्विगु समास, द्विगु समास के बारे में हमने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं। इसका सूत्र है या व्याख्या है संख्या पूर्वो द्विगु, ऐसा शब्द जिसके पहले संख्या हो। संख्या का अर्थ हिंदी में आप कह सकते हैं गिनती, गणना या अंकों के रूप में व्यक्त करना, और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है। जितना संख्या दिया गया है उसका दूसरा पद विशेष होता है। विशेष माने उसके बारे में बताता है। अभी हमने बताया जैसे विशेषण और विशेष, तो विशेषण वह होता है जो उसका होता है, विशेष का मतलब जिसके बारे में बताता हो। अब जैसे यहाँ देखिए पंच, ये संख्यावाचक है। गवम, ये गाय है, विशेष गाय है, विशेष है। गवम माने विशेष, मतलब गाय 5 है, और यही हो जाता गामम, 5 गांवों का। तो अब यहाँ पंचतंत्रम, तंत्र का विशेषता है। ये पंच जो यहाँ पर पंचगवम शब्द है, यह गो शब्द होता है, धेनु शब्द होता है। 5 गांवों का समूह, पंचानाम गवानाम समाहार, समाहार माने हमेशा होता है समूह। इसका विशेष करते हम द्विगु समास की विग्रह में इसका प्रयोग करते हैं। देख रहे होंगे यहाँ लगातार हमने समाहार शब्द का प्रयोग किया है। तो समाहार शब्द का प्रयोग द्विगु समास में किया जाता है और विग्रह करते समय, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो पंचगवम
5 पंचानाम गवानाम समाहार, 5 गायों का समूह। त्रिलोकी, अब त्रि शब्द क्या है? संख्यावाचक है। अब त्रि का अर्थ जब आप व्याख्या करेंगे तो त्रयाणाम लोकानाम समाहार, माने तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों को लोकों वाला, तो त्रिलोकी, त्रिलोकानाम समाहार, इसको पूरा करने के लिए अगर लिखा गया है, इसका अर्थ होगा तीनों लोक, तीनों लोक अर्थात त्रिलोकी। पंचवटी, अब वटी का यहाँ अर्थ है, लोग प्राय पेड़ से लेते हैं, लेकिन यहाँ बटी जो संस्कृत में कहा जाता है वो बरगद से अर्थ होता है, बरगद का पेड़ होता है। इसका सबसे अधिक आपने प्रसंगाचरितमानस में सुना होगा। सीता के परिप्रेक्ष्य में आजकल आप रामायण देख रहे होंगे तो पंचवटी शब्द आपको ध्यान होगा, 5 वृक्षों का समूह। पंचवटी पंचानाम वृक्षानाम समाहार, तो पटानाम, ये बटानाम माने बरगद, बटानाम माने होता है बरगद, 5 पेड़ों का समूह। और शताब्दी, शताब्दी माने 100 होता है, तो शतानाम असत्तानाम समाहार, 100 वर्षों का समूह। नवरात्र, 9 है, ये संख्यावाचक है, रात्रि वाले समाहार, नवरात्रियों का समूह नवरात्र। इसी तरह से चतुर्युग, 4 युग है, 4 चतुर्वेद हो जाए तो 4 वेद हैं। पंचपात्रम पंचानाम पात्रम समाहार, 5 पात्रों का समूह। इस प्रकार से यह 2 समास आपके सामने आज रखे गए। आपको यह थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि समास, सन, वाक जो पीछे है उन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाएगा, और जब तक वो शब्द आपके समझ में ध्यान में नहीं आएंगे तो पढ़ने पर नहीं आता। तो मैं शब्द की व्याख्या करता चलता हूँ। जैसे यहाँ बताया अव्ययी अवयव शब्द क्या होते हैं, समास पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। और एक चीज आपको बता दूं, हिंदी और संस्कृत में जो हमने पहले चर्चा किया है, आप एक सुनते होंगे रूप। संस्कृत में रूप आता है, रूप 2 प्रकार का होता है, एक शब्द रूप होता है, एक धातु रूप होता है। जो शब्द रूप हैं वो पूरी तरह से समास के ही कारण आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अहम आवाम वयम, अब इसको हिंदी हम तो कभी कभी रूप याद कर लेते हैं, हमारे समझ में यह नहीं आता कि इसका उपयोग क्या है। तो ये जो कर्ता में, हम इसको आगे और व्याख्या करेंगे। कारक जो लिखा गया है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, उसमें इनका उन्हीं के अनुसार प्रयोग होता है। जिसे हिंदी में कारक कहते हैं उसे ही संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। अब जैसे हम कह दें आप अस्मत् का रूप हिंदी में पढ़िए, या राम का रूप हिंदी में पढ़िए, या पठ धातु के लट लकार का रूप हिंदी में पढ़िए, तो आपको थोड़ी अगर जानकारी है तो पढ़ लेंगे, नहीं तो समस्या आती है। हमने क्लास में भी देखा है, वैसे भी देखा है, बहुत लोग कहते हैं इस रूप का कोई मतलब, लेकिन है। अब जैसे हिंदी में ये अस्मत् का पढ़ना हो तो हमने, हम दोनों ने, हम सब ने, अहम हमने, आवाम हम दोनों ने, वयम हम सब ने। अब दूसरा लाइन हो जाएगा अहम आवाम वयम के बाद माम, आवाम, अस्मात्। माम माने हमको, हम दोनों को, हम सबको, हमसे, हम दोनों से, हम सबसे। अब जैसे मह्यम है हमारे लिए, तुभ्यम है तुम्हारे लिए, तस्मै उसके लिए। तो ये रूप जो है एक तरह से समास है संस्कृत में। इन रूपों को भी याद करने की जरूरत है। आप धीरे धीरे घर में जो आपके कोर्स में रूप हैं उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि उनको हम हिंदी में जब हम बात पढ़ाएंगे तो उनकी सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी। 3 रूप प्रमुख है। पहला रूप है प्रमुख अस्मत् का, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा है युष्मत् का, जिसे कहते हैं मध्यम पुरुष।
ये तो अकेले अकेले होते हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष, वह तद का है, वह तद का रूप 3 लिंगों में चलता है। यह तीनों रूप हम याद कर लेंगे तो हमें पुरुष भी समझ में आएगा। और संस्कृत में पुरुष सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष का अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति, पुरुष का अर्थ यहाँ यह होता है किसके द्वारा बात कही जा रही है, किसके परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है और कौन कर रहा है। जैसे वह सब प्रथम पुरुष है तो मध्यम पुरुष है, अहम उत्तम पुरुष है। इनका प्रयोग आगे वाली क्लास में हम बताएंगे।